एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 के हिंदी विषय के पाठ 1 के प्रश्नोत्तर। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए यानी कि स्टार लगाइए। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इनके 4 विकल्प हैं। हमें सही विकल्प के सामने स्टार बनाना है। पहला प्रश्न है, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। विकल्प दिए गए हैं चरण, वंशी, हिमालय, सिंधु। तो देखो, चरण का अर्थ होता है पैर, वंशी का अर्थ होता है बांसुरी, हिमालय यानी कि हिमालय पर्वत और सिंधु का अर्थ होता है हिंद महासागर। हिंद महासागर को कवि ने सिंधु कहा है, तो यहाँ पर उचित विकल्प होगा सिंधु। इसके सामने हम स्टार बनाएंगे। अगला है मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। सबसे उचित विकल्प है भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। कविता का जो अधिकतर पार्ट है उसमें कवि ने प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। भारत की नदियों, पर्वतों, झरनों, वातावरण और दृश्यों का वर्णन किया है। इसलिए यहाँ पर उचित विकल्प होगा थर्ड वाला, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। इसलिए हम इसके आगे स्टार बनाएंगे। इसके बाद है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने हैं। तो अब यहाँ पर आपको चर्चा करना है और कारण बताना है कि आपने ये जो विकल्प चुने वो क्यों चुने, आपको क्यों लगता है कि ये विकल्प सही हैं। तो सबसे पहले प्रश्न था कि हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। हमने विकल्प चुना सिंधु। तो इसका कारण यही है कि कविता में सिंधु शब्द का प्रयोग हिंद महासागर के लिए किया गया है, इसलिए हमने यह विकल्प चुना और सिंधु यह विकल्प सही है। दूसरा है कि मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, हमने यह विकल्प चुना। तो इसका कारण है कि इस कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य जैसे नदियों, पहाड़ों, झरनों, बागों, पक्षियों और वातावरण के बारे में बताया गया है, उनके सौंदर्य की सराहना की गई है। इसलिए यहाँ पर यह विकल्प उचित है, सही है। इसके बाद है मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहला शब्द है हिमालय। हिमालय क्या है, हिमालय किसे कहते हैं? तो देखिए, यहाँ 10वें नंबर पर है भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। भारत की उत्तर दिशा में जो पर्वतमाला फैली हुई है उस पर्वत को कहते हैं हिमालय। तो इसको हम मिला देंगे 10वें नंबर के साथ में इस प्रकार से। फिर है त्रिवेणी। त्रिवेणी क्या है, किसे कहते हैं त्रिवेणी? तो यहाँ पर देखो, चौथे नंबर पर 3 नदियों की मिली हुई धारा जिसे कि संगम भी कहा जाता है, तो त्रिवेणी को हम मिला देंगे चौथे नंबर के साथ। फिर है मलय पवन। मलय पवन क्या है? तो देखो, यहाँ पर छठे नंबर पर है दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु, इसे कहा जाता है मलय पवन, तो इसे मिला देंगे छठे नंबर के साथ। फिर है सिंधु। सिंधु क्या है? तो इसे हम मिलाएंगे 8वें नंबर के साथ में समुद्र, एक नदी का नाम। सिंधु क्या है? सिंधु को समुद्र भी कहते हैं या फिर ये एक नदी का नाम भी है। इसके बाद है गंगा, यमुना। तो गंगा, यमुना क्या है? ये भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं, तो इसे हम मिला देंगे थर्ड नंबर के साथ। फिर है रघुपति। रघुपति किसे कहते हैं? रघुपति श्री रामचंद्र का एक नाम है,
जो कि दशरथ के पुत्र हैं। तो इसे हम मिलाएंगे 5वें नंबर के साथ। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कौन है? वसुदेव के पुत्र वासुदेव। तो इसे हम मिला देंगे 2nd नंबर के साथ में। फिर है सीता, सीता कौन है? सीता जनक की पुत्री जानकी हैं। सीता को जनक की पुत्री जानकी भी कहा जाता है, तो इसे मिला देंगे नंबर 9 के साथ। इसके बाद है गीता, गीता क्या है? तो गीता एक प्रसिद्ध और एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे कि श्रीमद् भगवत गीता इस नाम से जाना जाता है। इसमें वे प्रश्नोत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। तो गीता को हम मिला देंगे नंबर 7 के साथ। इसके बाद है गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध कौन थे? एक प्रसिद्ध महापुरुष या फिर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। तो 10वें नंबर को हम मिला देंगे नंबर 1 के साथ। आगे है पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर देखो पंक्तियां दी गई हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या है, आइए देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने भारत को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि कहा है। कवि ने भारत को युद्ध भूमि कहा क्योंकि भारत भूमि हमेशा से संघर्ष की भूमि रही है। यह हमें हर परिस्थिति में लड़ना सिखाती है। भारत पर न जाने कितने विदेशी आक्रमणकारियों ने आकर शासन किया, लेकिन हमने कभी भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को खोया नहीं, उसे बचा कर रखा और आज भी हमारी सभ्यता और संस्कृति उसी तरीके से कायम है। साथ ही कवि ने भारत को बुद्ध भूमि कहा है क्योंकि यह गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों की भूमि है। गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों ने इस भूमि पर जन्म लिया और उन्होंने प्रेम, दया एवं अहिंसा का संदेश पूरे विश्व को दिया। कवि आत्मसम्मान व लगाव के कारण इसे मातृभूमि की संज्ञा देते हैं क्योंकि इस धरती पर जन्म लेना एक गौरवपूर्ण बात है। कवि इसे बहुत ही गर्व की बात मानते हैं और इस धरती को अपनी माँ के समान सम्मान देते हैं। इसके बाद आगे है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला है कोयल कहाँ रहती है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कोयल घनी अमराइयों में रहती है, यानी कि घने आमों के बागीचे में रहती है। तन मन कौन संवारती है? तो इसका उत्तर होगा तन मन मलय पवन संवारती है। झरने कहाँ से झरते हैं? इसका उत्तर है झरने पहाड़ियों से झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? इसका उत्तर है श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सुनाया था। गौतम ने किसका यश बढ़ाया? इसका उत्तर है गौतम ने अपने ज्ञान से भारत का यश बढ़ाया। अगला है नदियां लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग या फिर जोश। छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहाँ कहाँ छटा छहर रही हैं, किसका पानी लहर रहा है। कहाँ कहाँ छटा छहर रही है? इसका उत्तर है कि पग पग छटा छहर रही है, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी ये नदियाँ बहती हैं, नदियाँ बहुत ही विशाल हैं। गंगा, यमुना, त्रिवेणी जैसी नदियाँ बहुत ही विशाल हैं जो कि भारत के एक कोने से होकर के दूसरे कोने तक बहती हैं। और जहाँ जहाँ पर भी ये नदियाँ बहती हैं वहाँ वहाँ पर इनकी सुंदरता बिखरती है, दिखाई देती है। फिर है किसका पानी लहर रहा है? तो कविता के अनुसार इसका उत्तर होगा गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का पानी लहर रहा है। इसके बाद है कविता की रचना। गंगा, यमुना, त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं।
यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सारी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आप आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है, तो इस कविता का शीर्षक क्या है? मातृभूमि। इसी प्रकार से आप कविता को ध्यान से पढ़ें और देखें कि उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कविता को और सुंदर दिखाने के लिए कवि ने और किन किन शब्दों में बदलाव किया है, किस तरह लयबद्ध तरीके से कविता को लिखा गया है, इस तरह विभिन्न प्रकार की विशेषताएं ढूंढ करके आप लिख सकते हैं। आगे है मिलान। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। तो यहाँ पर 2 स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। इनमें कुछ पंक्तियां हैं जिन्हें कि आपस में मिलाना है। स्तंभ 1 की जो पहली पंक्ति है, वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। इसका अर्थ है मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ के समान है। तो इसको हम मिला देंगे इसके साथ में। फिर दूसरी पंक्ति, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। इसका अर्थ है वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। तो इसे हम इसके साथ मिला देंगे। और तीसरी पंक्ति है, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। इसे हम मिला देंगे। यहाँ आम के घने उद्यान है जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। इस प्रकार से इनका मिलान कर देंगे। इसके बाद आगे है अनुमान या कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी और कैसे पुकार रही होगी? तो कोयल प्रसन्न होकर पुकार रही होगी क्योंकि वातावरण बहुत सुंदर है और आमों की घने बागीचे हैं, तो वहाँ पर प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न होकर के कोयल पुकार रही होगी। दूसरा है कि कोयल किसे पुकार रही होगी, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि कोयल अपने साथी को पुकार रही होगी। उसका जो भी साथी होगा वह उसे बुला रही होगी। फिर है कि कैसे पुकार रही होगी, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि कोयल अपनी मीठी आवाज में पीऊ पीऊ या फिर कुहू कुहू करके पुकार रही होगी। फिर है बहते मलय पवन है तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है, वह यह कैसे करती है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि मलय पवन अपनी शीतलता और सुगंध से सभी जीवों को शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करती है। इस प्रकार से वह जीवों का तन मन संवारती है, उन्हें प्रसन्न करती है। के बाद आगे है शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। पहला है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखिए। तो देखो यहाँ शब्दों के कुछ जोड़े दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखने हैं। जैसे कि घर घर, तो इसका अर्थ होगा हर घर या प्रत्येक घर। बाल बाल, इसका अर्थ होगा हर बाल या प्रत्येक बाल। यहाँ पर बाल शब्द के 2 अर्थ हैं। एक बाल यानी कि जो हमारे सिर में बाल है वह बाल, और दूसरा बाल का अर्थ होता है बालक। तो यह 2 अर्थों में आप लिख सकते हैं, हर बाल या प्रत्येक बाल, हर बालक या प्रत्येक बालक। फिर है सांस सांस, यानी कि हर सांस या प्रत्येक सांस। देश देश, यानी कि हर देश या प्रत्येक देश। पर्वत पर्वत का अर्थ होगा हर पर्वत या प्रत्येक पर्वत या फिर एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक। फिर दूसरा है, वह युद्ध भूमि मेरी वह बुद्ध भूमि मेरी।
कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। यहाँ पर संकेत में दिया गया है तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल्ल, यज्ञ, रंग, रण, सिद्ध आदि। भूमि शब्द के साथ में अलग अलग शब्दों को जोड़ करके नए शब्द बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं देवभूमि यानी कि देवताओं की भूमि, भारत भूमि यानी कि भारत की भूमि, जन्मभूमि यानी कि जहाँ पर हमने जन्म लिया है वह भूमि, कर्म भूमि यानी कि कर्म की भूमि जहाँ पर हम अपने कर्म करते हैं वह भूमि, कर्तव्य भूमि यानी कि जहाँ पर हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं वह भूमि, यज्ञ भूमि। इस प्रकार से आप यहाँ पर अलग अलग शब्दों को भूमि शब्द के साथ में जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं। इसके बाद है थोड़ा भिन्न थोड़ा समान। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा, घड़ी। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्दों की सूची बनानी है जो एक जैसे दिखने में शब्द हों, लेकिन एक मात्रा बदल देने से उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाए। जैसे कि कड़ा, कड़ी, कला, कली, दिन, दीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक मात्रा बदली और शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता जा रहा है। हार, हरा, छटा, छोटा, किला, कील, चना, चीन, चांद, चांदी, साग, सगा, चल, चाल, कम, काम, मैला, मेला। इसके बाद है पाठ से आगे आपकी बात। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं बताइए। संकेत प्रकृति, खान पान, जलवायु, प्रसिद्ध स्थान आदि। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप भारत में जहाँ कहीं भी रहते हैं, जहाँ के भी रहने वाले हैं, उस स्थान के बारे में आपको लिखना है कि आप कौन से प्रदेश के रहने वाले हैं, वहाँ की प्रकृति कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का खान पान क्या है और कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल हैं जहाँ पर आप रहते हो। उदाहरण के लिए मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला या रहने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश भारत का एक विविधतापूर्ण राज्य है जहाँ गंगा यमुना की उपजाऊ भूमि, तराई क्षेत्र और दक्षिण में पठार मिलते हैं। यहाँ की जलवायु में कड़ाके की सर्दी, भीषण गर्मी और अच्छा मानसून शामिल है। यहाँ लजीज कबाब, बिरयानी से लेकर बनारसी चाट तक का स्वाद और ताजमहल, वाराणसी के घाट, अयोध्या जैसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, प्रयागराज संगम घाट इत्यादि अनेक प्रसिद्ध स्थल हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद है अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए। उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर आपको अपने परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में या फिर आपका कोई मित्र जो आपको बहुत अच्छा लगता हो उसके बारे में लिख सकती हैं कि वह कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको उसके बारे में अच्छी लगती हैं। जैसे मुझे मेरी माँ की अनेक बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वह बहुत ही हंसमुख और शांत स्वभाव वाली महिला हैं। वह हमारा पालन पोषण भली भांति करती हैं, हमें बहुत प्यार करती हैं, हमें हमारा मनपसंद खाना खिलाती हैं, हमारी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखती हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई में हमेशा मदद करती हैं, हमें अच्छी आदतें सिखाती हैं तथा कभी डांटती नहीं हैं। तो इस तरीके से आप किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। वंशी से श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं। यह मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है।
नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के नीचे लिखिए। देखो यहाँ पर हमें वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं। पहले हम इन्हें ढूंढ लेते हैं, इसके बाद आगे वाद्य यंत्रों के चित्र हैं, उनके हम नाम वहाँ पर लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर पहला नाम है शहनाई। इस तरीके से देखिए यहाँ पर है शहनाई, फिर है बांसुरी, अलगोजा, ये है अलगोजा, भंकोरा, फिर है नादस्वरम, यहाँ पर है शंख, यहाँ पर एक वाद्य यंत्र है बीन और यहाँ पर है सींगी। देखो यहाँ पर वाद्य यंत्रों के चित्र दिए गए हैं। सबसे पहला जो वाद्य यंत्र है इसे कहते हैं अलगोजा, दूसरा वाद्य यंत्र है इसे कहते हैं बीन और ये है बांसुरी, इसे कहते हैं सींगी, इसे कहते हैं शहनाई। इस वाद्य यंत्र को कहते हैं नादस्वरम, इसे कहते हैं भंकोरा और ये है शंख। आज की पहेली। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई भी मात्रा लगा सकती हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए पहले ही बना दिया है। तो देखो यहाँ पर कुछ अक्षर दिए गए हैं, इन्हें हम इधर उधर करके यानी कि इनके क्रम को बदलकर या फिर इसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग करके शब्द बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अक्षर दिए गए थे स, म, ह, ग, र। तो इनमें कुछ मात्राओं का प्रयोग करके और इनका क्रम बदलकर यहाँ पर शब्द बनाया गया है महासागर। इसी प्रकार से यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं ह, म, य, ल। इनमें हम कुछ मात्राओं का प्रयोग करें तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा हिमालय। इसके बाद यहाँ पर अक्षर है ग, ग। इसमें हम कुछ मात्राओं का प्रयोग करें तो यहाँ पर शब्द बनेगा गंगा। फिर है भ, त, र। इनमें हम कुछ मात्राओं का प्रयोग कर दें तो ये बन जाएगा भीतर। फिर है ल, क, य। इसके क्रम को अगर हम बदल दें और कुछ मात्राओं का प्रयोग करें तो यहाँ पर शब्द बनेगा कोयल। व, न, प। इनके क्रम को हम बदल दें तो यहाँ पर शब्द बनेगा पवन। आप इन अक्षरों का प्रयोग करके इनसे भिन्न शब्दों को भी बना सकते हैं, यानी कि अपने मन से और दूसरे शब्द भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ को पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।